लेकिन बात करें ईरान की, क्योंकि ईरान तो पहले दिन से स्टैंड ले रहा है, वो हमला क्यों नहीं कर देता? और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो हमला इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो ही उसके लिए मुसीबत खड़ा कर देंगे। क्यों नहीं? फिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी है ईरान को, जब आप इतना खुल के बोल रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, मीटिंगें तक कर रहे हैं, इधर उधर कई सारे देशों में आपके विदेश मंत्री जा रहे हैं और रोजाना ही कोई ना कोई बयान आ जाता है, फिर क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? क्या मजबूरी है इनकी? धाकड़ खबर, बेखौफसुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जंग का आज 35वां दिन हो चुका है। मौतों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच चुका है। हालात कुछ इस तरीके से नजर आ रहे हैं कि जैसे पूरे गाजा पट्टी इलाके को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। सुबह से जो खबरें चल रही हैं वो बता रही हैं कि अस्पतालों को घेर लिया गया, अस्पतालों के आसपास फायरिंग हो रही है, गोलीबारी तक हो रही है। कुछ खबरों में तो ये तक कहा गया है कि अल कुद्स अस्पताल पर, अल शिफा अस्पताल पर बमबारी भी की गई है, बहुत सारे लोगों को मारा गया है। उत्तर से निकलकर लोग गाजा की तरफ भाग रहे हैं। मतलब त्राहिमाम सा मचा हुआ है। ना यूएन कुछ कर पा रहा है, ना दुनिया की और दूसरी जो भी बड़ी ताकतें हैं वो कुछ कर पा रही हैं। लेकिन एक सवाल जो सबसे तेजी से उभर रहा है वो ये कि जब इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, पूरा यूरोप खड़ा है, पूरे तमाम जो है अमेरिका समर्थक देश खड़े हुए हैं, तो इधर फिलिस्तीन के साथ में जो तथाकथित मुस्लिम देश हैं, तथाकथित शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि भाई नाम निहादी तो मुसलमान हैं। अगर मुसलमान होने के दम पर ही वो फिलिस्तीन के साथ खड़े होते तो हमें कहने के लिए मजबूर भी ना होना पड़ता। वो क्यों नहीं आ रहे हैं? तो लोग कह रहे हैं कि भैया और तो आएंगे नहीं, ईरान आ सकता है, और अगर ईरान जंग में सीधे कूद गया तो जो ये मुस्लिम देश हैं वो ईरान को ही मिटवा डालेंगे, उसको ही खत्म करवा डालेंगे। तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या इसी वजह से ईरान सीधे तौर पर खुद जंग में नहीं जा रहा है? क्योंकि और देश तो जाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ से बार बार बातें की जा रही हैं कि रेड लाइन पार हो गई है, ये अब चीजें रुक नहीं पाएंगी, ये फैल जाएगा। तो ईरान कर क्यों नहीं रहा है, जंग की तरफ कदम क्यों नहीं बढ़ा रहा है? इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए फिर से एक बार जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब, जो आप जानते ही हैं मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक हैं और ये मिडिल ईस्ट पे अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया आपके दर्शकों से बात करने का। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं, रियाद में क्या हो रहा है जहां पे तमाम मुस्लिम ममालिक जुट रहे हैं और फिलिस्तीन के महमूद अब्बास महोदय भी वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए, महमूद अब्बास को जब कहीं बुलाया जाता है यह समझ करके कि वो फिलिस्तीन के नुमाइंदे हैं, बस पहली गलती वहीं हो जाती है। चूंकि वो तो खुद इजराइल और अमेरिका के इंटरेस्ट को सर्व करते रहे हैं लंबे अरसे से, लेकिन वो फिलिस्तीनी है, ये अपने आप में बात सच है। वो वेस्ट बैंक में एक नाम निहाद किस्म की सरकार रामल्ला में चलाते हैं, जो शायद नालियां साफ करने का भी काम अपना पूरे हाथ में नहीं है, और सिक्योरिटी एग्रीमेंट है इजराइल के साथ, और उसमें फिलिस्तीनियों को बंदी बना करके, कैद करके उनको सौंप देते हैं। तो महमूद अब्बास के कहीं मौजूद रहने से गाजा की नुमाइंदगी नहीं होती, यानी फिलिस्तीन की, पूरे फिलिस्तीन की नुमाइंदगी नहीं होती। दूसरी बात, सऊदी अरब ने 3 बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की मेजबानी करने का सिलसिला शुरू किया है। एक तो अफ्रीकी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हुई कल, एक आज अरब लीग की मीटिंग हो रही है, और एक मीटिंग होने वाली है जिसमें ईरान के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, OIC की। तो ये 3 बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब में तीनों बड़ी मीटिंगों के होने के क्या मानी है, ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या सऊदी अरब की सरकारी लाइन के मुताबिक पूरी दुनिया के मुसलमानों को ढालने की कोशिश है? ये भी एक उसका नतीजा हो सकता है, क्योंकि 2 दिन पहले ईरान के प्रेसिडेंट और तुर्की के प्रेसिडेंट की जो मुलाकात हुई है ताशकंद में, उसमें OIC मीटिंग के बारे में ईरान के प्रेसिडेंट ने यह कहा कि अगर कोई मजबूत पोजीशन नहीं ली गई तो फिलिस्तीनियों के लिए और मुसीबतें बढ़ेंगी। और
रजब तैयब अर्दगान ने भी कहा कि सबको एक किस्म का रुख इख्तियार करना चाहिए। तो सऊदी अरब में ये मीटिंगें होकर के क्या मुस्लिम मुल्कों के रिएक्शन को डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है? ये एक अहम सवाल है। ये हम जो रेजोल्यूशन आएंगे उससे अंदाज हो पाएगा कि क्या कुछ है जो सऊदी अरब करना चाहता है। तो ये एजेंडा थोड़ा सा आगे आएगा। ठीक है, जब एजेंडा आगे आएगा तब क्लियर हो पाएगा, लेकिन एजेंडा आने से पहले जो सवाल आप उठा रहे हैं वो सवाल बाकी ममालिक भी तो समझ रहे होंगे ना, तो क्यों नहीं बायकॉट कर दिया जा रहा है? देखिए, बायकॉट करने की वजह जब तक सामने ना आ जाए बायकॉट क्यों करेंगे? और डिप्लोमेसी में यही तो होता है। डिप्लोमेसी में बुनियादी तौर पर डिप्लोमेसी का उसूल यह है कि बदतरीन दुश्मन से भी बात करना होता है। डिप्लोमेट्स का काम यही होता है। दो दुश्मन भी बैठ करके एक मेज पर बात करते हैं, डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं। तो इस डिप्लोमेसी में हो सकता है ईरान वाला नजरिया रखने वाले मुल्क जो हैं वो अपनी बात मजबूती से रखने की कोशिश करें, सऊदी अरब अपने तरीके से बात रखने की कोशिश करे, लेकिन क्या इस बीच में सीज फायर होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इजराइल सीज फायर की बात मानेगा? क्या उसने जो अब तक ये कहा हुआ है कि जब तक कैदी रिहा नहीं हो जाते तब तक जंगबंदी नहीं होगी, क्या वो इसी पर टिका रहेगा? क्या अमेरिका की तरफ से जो कहा जा रहा है कि वो सीज फायर चाहता है, और इजराइल से जब मिलने जाते हैं फॉरेन मिनिस्टर तो कहते हैं कि मारते रहो और हमारे फौजी भी आपके साथ हैं। तो ये जो ड्यूअल किस्म का, दोहरे किस्म के चेहरे अमेरिका और लंदन से लेकर के और रियाद तक नजर आ रहे हैं, इसमें कहीं कोई सिंक होता हुआ नजर नहीं आ रहा, एक नजरिया उभर के सामने नहीं आ रहा। क्या ये सब लोग जो रियाद में जुड़ रहे हैं सब बस खाना पूर्ति करना चाहते हैं, या सऊदी अरब ये कह दे कि मैंने तो देखो जी सबको इकट्ठा किया था और मैं कुछ चाहता था करवाना लेकिन कुछ हो नहीं पाया, या बाकी तमाम कह दें कि भैया सऊदी अरब जो है वो सिर्फ अपनी कोई बातें थोप रहा था, वहां पे कोई सहमति नहीं बन पाई, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है? मुझे तो ऐसा लगता है, देखिए जंग से एक स्टेज होती है इख्तलाफ की, लड़ाई लड़ी जाए, सामने आकर के फौजी उतार दिए जाए। दूसरी स्टेज होती है ये जो डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, ये कॉन्फ्रेंसेस जो हो रही हैं। लेकिन क्या इससे वाकईन फिलिस्तीनियों को कोई मदद मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल मेरे ख्याल से इस वक्त ये होना चाहिए। जो लोग अस्पतालों की छत पर आकर के अपनी जान बचाने के लिए आते हैं उनको भी बमबारी से खत्म कर दिया जाता है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इजराइल ने यह फैसला कर लिया है हमास का नाम लेकर के सारे फिलिस्तीनियों को या तो कत्ल कर दो या गाजा छोड़ने पर मजबूर कर दो। तो ऐसी हालत में लोगों को लाया गया है जिसमें बहुत ही यानी इंसानी क्राइसिस इतना बड़ा कि जिसमें औरतें बच्चे बिलक रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। और वो एक अजीब, इजराइल ने अपना एक बहुत ही दिलचस्प एक वाकया सामने आया है, वो ये कि कल जो अल शिफा अस्पताल पर बमबारी हुई, अब एक बयान आ रहा है इजराइल की तरफ से कि ये हमास की तरफ से इजरायली फौजियों पर हमला किया गया था और वो गलती से अस्पताल पर आकर के गिरा। इससे पहले एक बड़े अस्पताल में जो 17 अक्टूबर को हुआ था उस पर भी उसने यही कह दिया था कि इस्लामिक जिहाद का मिस फायर था। तो लेकिन हमास की तरफ से जो बयान आ रहा है, जो बैरूत से आया है, हमास लीडर मिस्टर नईम का, वो कह रहे हैं कि अमेरिकी मिसाइल से हमला हुआ है। बिल्कुल, वो तो साफ कह रहे हैं, वो तो हमास की तरफ से। और मैं समझता हूं कि देखिए कोई भी, ये बहुत ही बुनियादी बात है कि क्या अगर इजराइल के उस बयान को सच्चा समझा जाए कि अस्पताल के नीचे कमांड सेंटर है हमास का, तो हमास क्यों उस जगह हमला करेगा? अगर ये बात झूठी भी हो, वहां बेगुनाह लोग रह रहे हैं, जख्मी हैं, और जो घरों से निकल करके अस्पताल में ये सोच करके कि यहां हमला नहीं होगा पनाह ले रहे हैं, उन पर क्यों हमला करेगा हमास या जिहाद इस्लामी? तो ये तो इलॉजिकल बात है, बिल्कुल
अब यहाँ गलत एक बात सवाल है। ये पैदा होता है, जो सर जोड़ा जा रहा है रियाद में, क्या इस बार भी ओआईसी टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा? क्योंकि यूएन की तो कोई इमेज बची नहीं है। यूएनजीए से प्रस्ताव पास हो चुका है, यूएनएससी में 5 बार प्रस्ताव जा चुका है, लेकिन वहां कुछ निकल के आया नहीं है। तो ओआईसी अब इस मीटिंग के बाद क्या अपनी उस इमेज को पूरी तरह खो देगा यूएन की तरह? देखिए, वो तो इमेज बहुत पहले खो चुका है, चाहे ओआईसी हो या अरब लीग हो। दोनों में से एक हेडक्वार्टर सऊदी अरब में है, एक हेडक्वार्टर मिस्र में है। और वो अक्सर ऐसा हुआ है कि जिस तरह से महमूद अब्बास के जरिए बयान दिलवाया जाता है इजराइल के खिलाफ, और बिल्कुल दिलवाया जाता, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन अरब मुल्कों के जो रिएक्शंस आते हैं, कॉमा और फुल स्टॉप तक का भी फर्क नहीं होता। मैं तो इतनी बारीकी से देखता हूं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन या तेल अवीव में लिख करके भेजे गए कि बस इतना बोल दो, इससे आगे मत बोलना। तो अगर उस तरह से, जैसे यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में है, अमेरिका काफी हद तक उसे कंट्रोल करता है, इसी तरह से ओआईसी, चूंकि सऊदी अरब उसका एलाई है, इस हद तक नजदीकी एलाई है कि वहां से ऐसी खबरें आ रही हैं कि उलमा फिलिस्तीन का नाम नहीं ले पा रहे हैं, फिलिस्तीन के हक में दुआ नहीं कर पा रहे हैं। तो जहां हुकूमत का, उलमा का, मस्जिदों का, और जो 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 एक इंटरनेशनल लेवल पर मुसलमानों का लीडर बनने के शौक में जो खादिमुल हरमैन का जो टाइटल इस्तेमाल किया जाता है लोगों के जज्बात जोड़ने के लिए, वहां से भी फिलिस्तीन के हक में दुआएं ना कराने देना, ये खुद हुकूमत का रुख जाहिर करता है। अब देखिए, यहाँ तो भारत में देवबंद के अंदर मुशायरा इनकाद किया जा रहा है और वहां पे तालियां बजाई जा रही हैं, सीटियां बजाई जा रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी जो है वहां पे लोक मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये तो तमाम जगह हो रही है। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि मुसलमानों की बेहिसी है, अकेले सऊदी अरब से इसको छोड़ दें तो। लेकिन बात करें ईरान की, क्योंकि ईरान तो पहले दिन से स्टैंड ले रहा है। वो हमला क्यों नहीं कर देता? और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो हमला इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं वो ही उसके लिए मुसीबत खड़ा कर देंगे। देखिए, मुसीबत खड़ा कर देंगे, ये आधा सच हो सकता है, आधा झूठ हो सकता है, लेकिन ये बात हकीकत है कि इजराइल के खिलाफ यमन के हूती अंसारुल्लाह की तरफ से जाने वाली रॉकेट या मिसाइल को सऊदी अरब ने गिराया है। यानी इजराइल को बचाने का काम सऊदी अरब ने किया है, ये खबर सामने आई है। और उसी के समंदर में, रेड सी में, अमरीकी बेड़े ने भी इजराइल के खिलाफ जाने वाले रॉकेट को गिराया है। यह भी सऊदी अरब के कंसेंट से ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन फिलिस्तीन के बचाने के लिए ईरान क्यों डायरेक्ट हमला नहीं कर देता, ये एक बहरहाल आम लोगों के जहन में बड़ा अहम सवाल आ रहा है, क्योंकि वहां के लीडर ये कहते रहे हैं कि हम तभी फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के साथ हैं जो इजराइल के कब्जे के खिलाफ हैं, जो मस्जिद अल अक्सा को आजाद कराना चाहते हैं। क्यों नहीं? फिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी है ईरान को, जब आप इतना खुल के बोल रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, मीटिंगें तक कर रहे हैं, इधर उधर कई सारे देशों में आपके विदेश मंत्री जा रहे हैं और रोजाना ही कोई ना कोई बयान आ जाता है, फिर क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? क्या मजबूरी है इनकी? देखिए, हमलावर के तौर पर अगर कोई भी मुल्क आता है तो वो हमेशा आगे तक भी वो हमलावर कहलाता है। अगर ईरान पर हमला करे, ईरान जवाबी हमला करे, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन अब यह समझना है कि क्या फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स जो हैं, क्या उन्होंने खुद रिकमेंड किया है या नहीं कि ईरान आ जाए। हिजबुल्लाह की तरफ से रोजाना हमले हो रहे हैं, ये बात बिल्कुल सामने आई है। तीसरी बात, आज जब हमारी आपकी बात हो रही है, आज हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की एक दूसरी तकरीर है, आज जब हम बात कर रहे हैं। और एक हफ्ते पहले उन्होंने एक तकरीर की थी जिसमें कहा था कि सारे ऑप्शंस हमारे मेज पर मौजूद हैं, हम हर तरह से तैयार हैं, अगर जंग को फैलने से रोकना है तो गाजा पर हमले बंद करो। ये बातें अब तक कही थी। अब क्या नई बात कहने वाले, ये देखने की बात होगी। लेकिन ईरान डायरेक्ट क्यों नहीं आता, ये एक तो जाहिर है, मैं कोई किसी भी हुकूमत का कोई नुमाइंदा तो नहीं हूं, लेकिन जो मुझे समझ में आता है कि डायरेक्ट जब तक कोई किसी पर हमला ना करे,
फिर इस सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं आपसे। ईरान को अगल बगल के मुस्लिम देशों का डर है, जैसे आपने कहा सऊदी अरब जो है इजराइल पे जो हमले हो रहे हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहा है, उन्हीं को रोक रहा है। अमेरिका से भी जो हमले इजराइल पर किए जा रहे हैं उनको अपने सागर के जरिए, अपने समुद्र के जरिए तबाह करवा रहा है। ईरान को डर मुस्लिम देशों का है, ईरान को डर अमेरिका या पश्चिम देशों का है? किसका डर है ईरान को, ये बताइए। देखिए देखिए, मैं फिर वहीं आऊंगा। ईरान ने कहीं भी कोई एक लफ्ज भी आज तक जो कुछ बयानात आए हैं उससे कहीं वो उनकी कमजोरी सामने नहीं आ रही है। और वो ये कह रहे हैं कि इस बार जिस तरह से, जिस तेजी से इजराइल का पतन हो रहा है, जिस तेजी से वो गिर रहा है, उसे अमेरिका नहीं बचा पाएगा। और जितना नुकसान 7 अक्टूबर को हो चुका उसकी भरपाई कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या खुद फिलिस्तीनी जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो हमास हो या जिहाद इस्लामी हो या लॉयंस डेन हो या दूसरे मुख्तलिफ कई रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं, हो सकता है कि उनकी तरफ से ये बात आ रही हो कि अभी आपके आने की जरूरत नहीं है, जब आने की जरूरत होगी तो हम बताएंगे। मुझे इस पर एक वाकया याद आ रहा है। मई 2021 में जब 13-14 दिन की जंग हुई थी, उस वक्त यमन के हूथियों ने हमास और जिहाद इस्लामी से कहा था कि आप हमें लोकेशन बताओ इजराइल की, कहां कहां हिट करना, हम मारेंगे। उस वक्त उनका यह बयान आया था कि अभी आपकी जरूरत नहीं है, इसको अभी हम निपट रहे हैं, जब जरूरत होगी तो बताएंगे। लेकिन अब हूथियों की तरफ से होने वाले हमले और इराक और सीरिया में अमरीकी फौजी अड्डों पर होने वाले हमले, मुझे लगता है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स की तरफ से भी इसके लिए कंसेंट है, सहमति है, तभी ये सब हो रहा है। चलिए, उनके लिए फिलिस्तीनी ग्रुप्स की तरफ से सहमति है, हिजबुल्लाह हमले कर रहा है, हूथियों की तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान नहीं आ रहा है। तो ईरान खुद ही कह रहा है कि भैया मैंने इनको लगा दिया है फील्डिंग पे, तुम्हारे लिए मुझे आने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं आऊंगा, मैं इनके जरिए तुम्हारी मदद करा रहा हूं, ये समझे? बिल्कुल, ये बिल्कुल। देखिए, अमेरिका और इजराइल इन सारे ग्रुप्स को ये कहता है कि ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हैं। प्रॉक्सी का मतलब इनडायरेक्ट ईरान ही हमसे लड़ रहा है, ये बात वो खुद भी कहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी समझदार मुल्क, कोई भी स्ट्रेटेजी के फैसले लेने वाला मुल्क अपने बॉर्डर से दूर रखना चाहता है जंग को या हालात खराब होने को। मैं आज भी, सुनिए, मैं आज भी जिस तरह से दाइश को सीरिया और इराक में खत्म करने में ईरान ने मदद की, जिसमें बहुत ही लीडिंग रोल जनरल कासिम सुलेमानी का था, तो उसमें इन मुल्कों को तो वो मदद कर ही रहा था, वो अपनी भी मदद कर रहा था। अगर उन मुल्कों में इसी सवाल को और आगे ले जा रहा हूं, वक्त खासा होता है, हम चाहते हैं 10 से 15 मिनट में तमाम बातचीत लोगों के पास चली जाए, क्योंकि लोगों का स्टेमिना भी अब खत्म हो चुका है, आदत पड़ चुकी है 10 मिनट में 100 खबरें देखने की, फिर चाहे खबरों का बलात्कार ही क्यों ना हो जाता हो। मैं सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि ईरान का मीडिया भी खूब मजबूत है, तो वो भी अपने मीडिया के जरिए सिर्फ भाषण वीर बने हुए हैं, और अमेरिका तो जो कर रहा है वो कर ही रहा है, सिर्फ यही हो रहा है ना। देखिए, मीडिया का काम क्या होता है, हमारा आपका मीडिया का काम क्या है? इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना। इंफॉर्मेशन पहुंचाने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप भी बंदूक लेके निकल जाएं और मैं भी बंदूक लेके निकल जाऊं। हमें सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है। ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अपना मीडिया किसी हद तक डेवलप किया है, और उससे चूंकि मैं भी जुड़ा रहा हूं, 83 से मैंने इरना में काम किया है, 90 तक किया है, उसके बाद भी अब तक भी मैं कभी कभी ईरान के मीडिया के लिए, कभी कभी गेस्ट के तौर पर, कभी रेडियो वगैरह के लिए मैंने काम किया। अब मैं रेगुलर नहीं काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि वो एक ऑल्टरनेट मीडिया बनाने की कोशिश करते रहे हैं, ताकि दुनिया में जो प्रोपेगेंडा होता है वेस्टर्न मीडिया के जरिए, उसको काउंटर किया जा सके। वो काउंटर करने का मतलब यह है कि प्रोपेगेंडा, देखिए मैं एक तजर्बा बताता हूं। एक बहुत ही सीनियर सीईओ लेवल के आदमी से किसी से बात हो रही थी विदेश में, एक किसी टीवी चैनल के बड़े आदमी से। उसने एक बात कही कि देखिए, प्रोपेगेंडे का बुनियादी उसूल यह है कि जब खबर आए, पहली ही खबर में जहर मिला दो, तो वो नैरेटिव जो उसी तरह का बनता जाएगा, पहली खबर का जो असर लोगों के पास होता है। तो वो मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूं,
सच बोलने वालों के लिए भी पहले ही घंटे और पहले मिनट में। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं, कब वो जरूरत पेश आएगी, कब वो इंतजार खत्म होगा, पूरा गाजा बर्बाद हो चुका है, और कौन सी तस्वीरें होंगी जिसके बाद ईरान कहेगा कि जो बार बार बोलता है कि रेड लाइन पार हो चुकी है? देखिए, इसके लिए तो कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सा वक्त आएगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये बात बार बार कही गई है ईरान की तरफ से कि गाजा पर ये अगर बमबारी जारी रही तो सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, हम कुछ और करेंगे, जंग फैलेगी। जंग फैलने के कुछ इशारे तो मिल चुके हैं इराक, सीरिया और यमन और हिजबुल्लाह के जरिए। अब क्या इसके बाद क्या कुछ होगा? आज शाम की जो हसन नसरुल्लाह की तकरीर है, शायद उससे कुछ और इशारे मिलें। कल हम शायद कुछ और बेहतर पोजीशन में हों यह समझने के लिए कि जंग किस तरफ जाएगी। चलिए, यानी कि आज जो हसन नसरुल्लाह का बयान होने जा रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है। ये भी कहा जा सकता है कि उनके कंधे पर रखकर ईरान कौन सा निशाना अब लगाएगा, क्या चीजें निकल के सामने आएंगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सारी दुनिया इस वक्त ईरान की तरफ ही देख रही है, क्योंकि इस लड़ाई में जितनी मुखरता से और प्रमुखता से ईरान खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और कोई नजर नहीं आ रहा है, तो जो करेगा सवाल भी उसी से पूछे जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके दर्शकों का भी, इसलिए कि वो मेरी बात सुनते हैं और शायद कहीं तक तो पहुंचती है बात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।